Hello everyone, welcome to Gravity Circle once again. And dear students, in the past two lectures we have completed up to the portion microsporogenesis in the flowering plants. अभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने ये तो समझ लिया है कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, और ओव्यूल को हम मेगास्पोर टर्म भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने पॉलन ग्रेन के लिए माइक्रोस्पोर टर्म का इस्तेमाल किया था. सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट we can say in the flowering plants, and that will be also known as ovule. ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि उसे हम कार्पेल बोलते हैं, और हम उसे गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, हम उसे पिस्टल टर्म भी देते हैं. ठीक है, एंड उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, वन विल बी स्टिग्मा, वन विल बी स्टाइल एंड वन विल बी ओवरी. नाउ इतने सारे डाइवर्सिफाइड प्लांट्स के अंदर हमें ये बात और समझ आनी चाहिए कि जो फ्लावर्स हम देखते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि हर बार सेम टाइम पे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो. ठीक है, अगर हमारे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम फ्लावर में प्रेजेंट है तो हम उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर टर्म दे रहे थे. ठीक है, लेकिन अगर हमारा सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है तो हम उसे बोल सकते हैं स्टेमिनेट फ्लावर या तो फिर मेल फ्लावर, और अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही प्रेजेंट है तो हम उसे बोल सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर. फीमेल फ्लावर्स या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों ही केसेस में कई बार हमें ये देखने को मिलेगा दैट जो आपका पिस्टिल या कार्पल है वो एक सिंगल प्रेजेंट कार्पल या सिंगल ही प्रेजेंट पिस्टिल है. ठीक है, कई बार हमें यह भी देखने को मिल सकता है बच्चों कि एक से ज्यादा पिस्टल्स या एक से ज्यादा कार्पल्स भी एक सिंगल फ्लावर में हमें प्रेजेंट देखने को मिल रहा है. तो आज हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी रीडिंग बाद में करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग द थ्योरी पोर्शन फर्स्टली, बट हम पढ़ने वाले हैं 2.2.2. ठीक है, 2.0 ऐसा लगा 2.2.2. एनीवेज, तो ये हम पढ़ने वाले पूरा इतना पोर्शन, बहुत सारा है ये भी, पर इसको पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं. So just a second. तो मैंने ये बताया आप लोगों को कि फ्लावर जो है उसके अंदर एक कार्पल भी हो सकता है और या तो फिर मल्टीपल कार्पल्स भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो हम थोड़ा सा डायग्राम बना के समझेंगे इस बात को कि एक सिंगल कार्पल होगा तो कैसा दिखेगा, मल्टीपल कार्पल्स होंगे तो वो कैसे नजर आएंगे. ठीक है, सो जस्ट सी दिस डायग्राम नाउ. सो मान लो बच्चों कि अगर ऐसा प्रेजेंट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी अरेंज्ड ऑन दी थैलेमस पार्ट ऑफ दी फ्लावर. ठीक है, अगर ऐसा प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल है जहां पर ये सिर्फ एक ही स्टिग्मा प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही स्टाइल प्रेजेंट है. ठीक है, और ओवरी प्रेजेंट है. अच्छा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो कि मोर देन वन भी हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल इमेजिन करो, ऐसे कोई फ्रूट जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है. ठीक है, तो वो इमेजिनेशन में हम लेके आ सकते हैं मैंगो. मैंगो एक ही सीड होता है, मतलब कि मैंगो के बस में एक ही ओव्यूल होता था. ठीक है, इमेजिन करो कोई ऐसा फ्रूट जिसके अंदर मोर देन वन सीड्स प्रेजेंट है. इट कुड बी वाटरमेलन, पपाया, गुआवा. ठीक है, तो ये सारी के सारे जो है दे विल बी having more than one ovules simultaneously present. ठीक है, तो यहां पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हमें दिख रहा है. ओव्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो इस ओवरी के कैविटी में होता है, और इस ओवरी के कैविटी को हम टर्म देते हैं लॉक्यूल. क्या बोलते हैं? लॉक्यूल. लॉक्यूल का मतलब होता है कैविटी. और जिस स्टॉक के मदद से ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं उन स्टॉक्स के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं प्लेसेंटा. सो दिस विल बी प्लेसेंटा. एंड जो हमारे ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं राउंड राउंड, इन्हें हम बोलने वाले हैं ओव्यूल्स. ठीक है, तो ऐसा करके अगर मैंने बना दिया तो क्या मैं इसको बोल सकती हूं, आई विल बी सेइंग दिस एज मोनोकार्पेलरी. मोनोकार्पेलरी. ठीक है, ऐसा कुछ ये हमारा
प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, मोनोकार्पेलरी है। मोनोकार्पेलरी का ये मतलब नहीं कि ओव्यूल एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके पास में एक सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवरी, ठीक है, देयर विल बी नो मोर, नॉट मोर देन वन, दिस इज मोनोकार्पेलरी। ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों की मोनोकार्पेलरी हमने देख लिया, लेकिन मैं बोलती हूँ कि एक से ज्यादा कार्पल्स अरेंज्ड है, सो लेट अस इमेजिन कि हमारे पास में एक से ज्यादा कार्पल्स का अरेंजमेंट है। सी दिस डायग्राम नाउ, दिस इज वन कार्पल और पिस्टल, ओके, दिस इज थैलेमस, लेट अस इमेजिन दिस इज थैलेमस, ठीक है, दिस इज वन, दिस इज अनदर वन, जस्ट अ सेकेंड, डिलीट हो गया। ओके, अब मान लेते हैं कि एक नहीं है, दो, एक से ज्यादा है भाई, क्या करें अब? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, तो क्या मैं ऐसे बोलूं? तो मैं ऐसे बोलूंगी मल्टी कार्पेलरी, मोर देन वन कार्पल्स आर प्रेजेंट, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अच्छा, ये मल्टी कार्पेलरी में अगर मैं ऐसा बोलती हूं कि ये कार्पल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूजन नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड विथ ईच अदर, इंस्टेड दे आर प्रेजेंट सेपरेटली, ये अलग अलग इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके प्रेजेंट है, तो हम इसे बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, पर इट विल बी एपोकार्पस, एपोकार्पस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, देयर इज नो फ्यूजन बिटवीन द कार्पल्स, सीन, यहां पर कोई फ्यूजन प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं तुमसे डायग्राम बनाती मल्टी कार्पेलरी के ही केस में, लेकिन इफ आई विल बी मेकिंग डायग्राम समवॉट लाइक दिस, जस्ट इमेजिन दिस डायग्राम नाउ, दिस इज स्टिग्मा and we all can see the styles separately, but they are fused together finally and they are connected to one single ovary. This kind of condition can be called as multicarpellary again, but it will be fused together, ठीक है, आपस में fused है, तो हम बोलेंगे multicarpellary, but we will be saying it as syncarpous. Now syn word का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, syn word का मतलब होता है fusion, ठीक है, सिनकार्पस, जैसे एपोकार्पस था वैसे ये सिनकार्पस है। सिन वर्ड का मतलब होता है इट विल बी फ्यूज टुगेदर और जॉइंट, जॉइंट और फ्यूज्ड, ये टर्म आपने कहीं और भी सुना है क्या? जॉइंट या फ्यूज्ड, सिन, ठीक है, तो ये वर्ड आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं और भी सुना होगा, दिस विल बी सिनगैमी। जैसे अपन गैमीट्स के फ्यूजन की बात करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन, तो हम बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है, वैसे यहां पर ही हो जाएगा सिन वर्ड, सिन कार्पल्स, फ्यूज्ड ओवरी, सॉरी फ्यूज्ड कार्पल्स, नॉट ओवरी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये हमारा हुआ सिन कार्पस। इस प्रकार में कई बार सिन कार्पस में मल्टी कार्पेलरी तो है, सिन कार्पस भी है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं ये बोल के मल्टी नहीं बोलेंगे, मान लो मैं इसको ट्राई कार्पेलेट बोल दूं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 स्टिग्मा प्रेजेंट है, 4 होंगे तो टेट्रा कार्पेलेट बोल सकती हूं मैं, 5 होंगे तो पेंटा कार्पेलेट बोल सकती हूं मैं, लेकिन एक जनरल टर्म होती है मल्टी कार्पेलरी, ठीक है, मोर देन वन, मल्टी, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। तो हमें क्या क्या समझ में आया यहाँ पर, सिंगल होगा तो मोनोकार्पस, मल्टीपल होगा तो मल्टीकार्पस, सिंगल होगा तो मोनोकार्पेलरी, मल्टीपल होगा तो मल्टीकार्पेलरी। अगर सेपरेटली प्रेजेंट है मल्टीपल कार्पल्स तो हम बोलेंगे उसे एपोकार्पस, अगर वो फ्यूज टुगेदर हैं तो हम उसे बोलेंगे सिनकार्पस, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से टर्मिनोलॉजीज है, इसमें हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में और भी कई चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं हमारे 11th क्लास के अंदर, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, और वहां पर हम पढ़ते हैं एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, बहुत सारी और चीजें पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में, तो आधी चीजें तो हमने वही कवर कर ली होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम जब 12th में पढ़ते हैं तो हमारे लिए सिर्फ बेसिक बेसिक के लिख के देते हैं। सो थोड़ा सा एनसीईआरटी का रीडिंग हमें लगाना है। अभी देखो यहां से इस पूरे पैराग्राफ को अपन रीड करते हैं, इसमें बीच बीच में स्टॉप देंगे हम लोग, ठीक है। तो gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of single pistil, it could be monocarpellary,
or may have more than one pistil, it will be multicarpellary. Now multicarpellary के दो टाइप्स पढ़ेंगे अपन, syncarpus and apocarpus, ठीक है. तो when there are more than one, the pistils may be fused together, it will be syncarpus, or may be free, we can say it as apocarpus. Each pistil has three parts: stigma, style and ovary. Stigma serves as the landing platform for the pollen grains, as we have already discussed in the previous session. The style is the elongated slender part beneath the stigma. ठीक है, ऐसा जो है stigma, style, ovary. ठीक है. The basal bulged part of the pistil is called as ovary. Inside the ovary there is a cavity. जहां पर ovary की जो cavity है उसको हम locule बोलते हैं. वहां पर प्लेसेंटा से अटैच्ड ओव्यूल सिंगली या मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं उस कैविटी में. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा. बहुत से टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा होते हैं बच्चों. एक्साइल प्लेसेंटेशन याद है आप लोगों को? तो ये सारे प्लेसेंटेशन के टाइप हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं. हम यहाँ पर उसे कवर अप नहीं करने वाले हैं. ठीक है. So this will be the diagrams will be discussing once of the NCERT also. Let's see this image. Okay. See this. यहाँ पर हमें क्या दिखता है इस इमेज के अंदर? So we can see this is hibiscus rosa sinensis flowers pistil portion. हमें दिखता है स्टिग्मा, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं more than one carpels are present. ठीक है, जिनके styles fused है together. So we can say this condition as syncarpus. बच्चों यहाँ पर multicarpellary भी बोल सकते हैं, और हम जानते हैं कि यहाँ पे 5 दिख रहे हैं हमें, तो हम इसे pentacarpellate भी बोल सकते हैं. pentacarpellate. ओके. देन ये हुआ हमारा hibiscus. फर्स्ट कवर हो गया है. ओके, इसने कुछ लिखा नहीं है इसमें. Some part of the flower has been removed. Obviously, we can see that the male reproductive portion of the flower has been removed from this particular diagram. Then this second diagram जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हमें देखते ही मालूम पड़ रहा है कि अरे यहाँ तो ढेर सारे कार्पल्स फ्यूज टुगेदर नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये भी एक syncarpus ही होने वाला है. So second diagram is again multicarpellary and syncarpus pistil of Papaver. Papaver somniferum. ठीक है, Papaver somniferum का है ये. पेपेवर जानते हैं आप सब लोग? यस और नो? ठीक है, तो पेपेवर सोमनीफेरम का कॉमन नेम आप लोगों को मुझे आज लिख के देना है इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम आप लोगों ने जरूर देखा है और क्लास 12 के बुक में ही आप देखेंगे इसे. देन नेक्स्ट इसके बाद में आता है मल्टी कार्पेलरी. थर्ड वाला भी हमें दिख रहा है. ऑब्वियसली मोर देन वन कार्पल्स आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट फ्यूज्ड टुगेदर, और आर दे? They are actually separately present but in bunched form. We will be saying this as not syncarpus but multicarpellary apocarpus, क्योंकि यहाँ पर separately present carpels हमें नजर आ रहे हैं बच्चों. ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि multiple different types के multiple carpels present हैं, arranged है properly. तो multicarpellary है पर apocarpus है. ठीक है, gynoecium of Michelia plant. And then last हमारे पास जो डायग्राम दिया ये ओव्यूल का डायग्राम है, इसको मैं भी आप लोग को बताऊंगी. So this much is understood, hopefully. Just a second. वो कहाँ चला गया? here. Then next है arising from the placenta or megasporangia or caudas ovules. जैसे कि मैं आपको कहा था माइक्रोस्पोरांजिया को हम pollen grains बोलते हैं, मेगास्पोरांजिया को हम ovules बोल सकते हैं. The number of ovules in an ovary may be 1. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स तुम इमेजिन करो, ढेर सारे एक बीज वाले जो हम देख सकते हैं. इमेजिनेशन में यू कैन इमेजिन मेनी थिंग्स लाइक राइस, इट कुड बी व्हीट, इट कुड बी अनियन ऑल्सो और नॉट. नो, अनियन में एक से ज्यादा होते हैं. और क्या इमेजिनेशन लेके आ सकते हैं जिसमें सिंगल बीज होता हो? एप्पल में भी 2 होते हैं. सोचो सोचो. एवोकाडो. ठीक है, एवोकाडो में एक ही होता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल सीड्स वाले हमारे दिमाग में ज़्यादा इजीली एग्जांपल्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन से वाटरमेलन, मेलन. ठीक है, इसके अलावा लाइम, नींबू, ऑरेंजेस, एप्पल्स एक्सेट्रा बहुत सारे आ सकते हैं एग्जाम्पल हमारे पास, जहाँ पर मोर देन 1 ओव्यूल्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है.
देन आते हैं मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। अब मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ पहले, उसके बाद हम इसका थ्योरी रीडिंग करेंगे बच्चों। वी कैन मूव ऑन टू दिस डायग्राम डायरेक्टली, megasporangium's diagram. Yes, this is not also very brilliant diagram. Let me check if I have another. हम NCERT के डायग्राम से ही पढ़ लेते हैं, दैट इज द बेस्ट। मैंने एक डायग्राम लिया था, पर आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग इन दिस स्लाइड। एनीवेज, यहाँ पर इसी डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, तो वो एक सिंगल ओव्यूल जो है और मल्टीपल ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, तो वो सारे के सारे ओव्यूल्स का जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये देखा था कि जो पॉलन ग्रेन्स बनने वाले सेल्स हो रहे थे, जिनको हम बोल रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने प्रोसेस बोली थी, तो वहां पर जनरलाइज स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि पॉलन फॉर्मेशन के बाद में पॉलन का स्ट्रक्चर स्पोरोपोलन एंड आउटसाइड वॉल होती है, इनसाइड वॉल ही होती है। वैसे हम देख रहे हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो वो अटैच्ड होता है पहली बात तो ओवरी की वॉल से हमेशा, और ओवरी की वॉल से अटैचमेंट जो होता है उसका दैट विल बी प्लेसेंटा के ऊपर अटैच्ड होता है, और एक स्टॉक के थ्रू अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, एक छोटा सा स्टॉक के ऊपर वो अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। मैं आप लोगों को एक पी पॉड का डायग्राम दिखा के ये बात समझाऊंगी। सी दिस डायग्राम नाउ, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखते हैं अपन। तो यहां पर क्या हम ये देख पा रहे हैं सब बच्चे कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो स्टॉक है, ये स्टॉक है। ठीक है, ये स्टॉक को हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल। देखो ये फ्यूनिकल है ये। ठीक है, अच्छा फ्यूनिकल, और ये बाकी के पूरे पोर्शन के अटैचमेंट साइड का भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। यहां पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हाइलम। ठीक है, तो फ्यूनिकल होपफुली आप लोगों को इमेजिन हो पा रहा है। मैं आपको एक रियल पी भी दिखा देती हूँ। ये देखते हैं, ये हमारे ओव्यूल्स हैं और ये हमारा फ्यूनिकल है, और साइट ऑफ अटैचमेंट जो है ये हमारा प्लेसेंटा होगा। ठीक है, दिस इज प्लेसेंटा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लेसेंटा। तो ये वाले डायग्राम में है क्या, एक्चुअली फ्यूनिकल से चालू किया उन्होंने, प्लेसेंटा हमको दिखा नहीं रहे वो, क्योंकि हमें मालूम है कि साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल जो है दैट विल बी लोकेटेड ऑन द प्लेसेंटा इटसेल्फ, इट विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लेसेंटा, दिस इज द साइट ऑफ अटैचमेंट, दिस कुड बी प्लेसेंटा। ठीक है, एंड द प्लेसेंटा से कनेक्टेड पोर्शन विल बी कॉल्ड एज फ्यूनिकल। नाउ फ्यूनिकल ये दिख गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि फ्यूनिकल जो है ओव्यूल के साथ में एक स्टॉक जो आ रहा है फ्यूनिकल, और ओव्यूल उसके ऊपर अटैच्ड है, तो इनका जो एक मर्जिंग पॉइंट है, उस मर्जिंग पॉइंट को, छोटे से पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। तो आप लोगों को हाइलम का लेबलिंग भी इस डायग्राम में दिख जाना चाहिए। ये रहा, ये है यहाँ से और यहाँ का एक कनेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो दिस विल बी अ कनेक्शन पॉइंट। देन इसके बाद में क्या है, तो हम देखते हैं फिर कि हमारा जो इनर साइड स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एक्चुअली में फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो सैक, इट इज सराउंडेड बाय nutritive cells called as nucellus. They are going to be nutritive in nature. ठीक है, जैसे कि अब आप इमेजिन करोगे, वापस से पीछे चले जाओ थोड़ा सा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके इमेजिन करो पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा था। Anyone, if they can remember, then you will be able to see that just माइक्रोस्पोर्स के जस्ट बाहर की जो एक लेयर थी, ठीक है, उसमें बड़े बड़े इरेगुलर सेल्स प्रेजेंट थे, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते। इसको हमने क्या कहा था, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको डायग्राम दिखाई देती हूँ वापस से, एक सेकेंड। टेपेटम बोला था हमने उसको, लेकिन डायग्राम से एक बार ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ये रहा, देखो यहां पर, तो हमने इसे कहा था बड़े बड़े लार्ज सेल्स को टेपेटम, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम यहां पर, और ये हमारे माइक्रोस्पोर्स के जस्ट बाहर प्रेजेंट है। वैसे मेगास्पोर्स की जब हम बात करते हैं ओव्यूल्स की, तो ओव्यूल्स को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो एरिया, जहां पर बहुत डेंस सेल्स प्रेजेंट है, न्यूसिलस नाम का एरिया, वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है इनर एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, अच्छा, इसके बाहर की एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, और उसके भी बाहर की एक लेयर होती है, हम उसे बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट।
इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कोटिंग या कवरिंग। इंटेग्यूमेंट इनर और आउटर एक ऐसे पोर्शन पे गायब होंगी जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होने वाली है हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जहां पर ये गायब है, इस अपर्चर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, so micropyle is basically that aperture where inner integument and the outer integument are absent completely, so that our nucellus and thereby embryo sac are directly exposed, ताकि pollen tube उसमें एंटर कर सके और वो फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, अच्छा अब क्या और देख सकते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पर ये पूरे डायग्राम समझ चुके हैं अच्छे से। इसमें जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, मतलब जहां पर से इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट गायब है, उस हिस्से को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एरिया, और उसके जस्ट ऑपोजिट एंड को हम लोग बोलते हैं चैलाजल एरिया। ठीक है, चैलाजल एरिया। तो दिस विल बी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एनी ओव्यूल। ओके, सो आई होप कि ये सबको इतना समझ में आ गया। तो क्विकली रिवाइज करते हैं बच्चों। सबसे अंदर की साइड में ओव्यूल में क्या होगा, इट विल बी एम्ब्रियो सैक। उसके जस्ट बाहर के साइड पे क्या होगा, दैट विल बी न्यूसिलस, डेंस एरिया पैक्ड विथ सो मेनी सेल्स विच विल बी न्यूट्रिटिव इन नेचर। देन उसके जस्ट बाहर होगा इनर इंटेग्यूमेंट, उसके बाहर होगा आउटर इंटेग्यूमेंट। एक एरिया पे इनर इंटेग्यूमेंट आउटर इंटेग्यूमेंट गायब होगा, उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एरिया, जहां पर माइक्रोपाइल नाम का अपर्चर प्रेजेंट होगा। और माइक्रोपाइलर एरिया के जस्ट ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट होगा चैलाजल एरिया। साइट ऑफ अटैचमेंट जो होगी दैट विल बी प्लेसेंटा। ओव्यूल प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नाम के स्टॉक से अटैच्ड होगा, और फ्यूनिकल और हमारे जो बाकी पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक के आसपास की जो लेयर्स हैं, मतलब हम बोलेंगे ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का एक जंक्शन पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे हाइलम। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट सेल। ओके, सो दिस इज ऑल ओव्यूल स्ट्रक्चर हमने देख लिया ओव्यूल का। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग करके ये वाला पूरा पोर्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर आ जाते हैं बच्चों। मेगास्पोरोजेनेसिस इज अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसेस जस्ट लाइक द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत सिंपल है ये सब, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, और आपको ये याद करने में कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज आप इमेजिन कर सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा सा कंपेरिजन बना सकते हैं इसका, कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम मेल गैमीट फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बन रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलेंस बन रहे हैं। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में जो होता है वहां पर एक ओगोनियम से एक ही एग सेल बनता है, और प्लांट्स में भी एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही ओव्यूल बनता है। तो क्या लिंक है ये, सोचो। हम बिल्कुल अलग अलग किंगडम को बिलोंग करते हुए हैं, पर नंबर ऑफ सेल्स इज वेरी सिमिलर। ओके, सो सी दिस नाउ, लेट अस familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. And the ovule is small structure attached to the placenta by means of a stalk called as funicle. The body of ovule fuses with funicle in the region called as hilum. Thus the hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called as integuments. 1 और 2 बोला है, दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट होगा। इट कुड बी पॉसिबल देयर इज ओनली 1 सिंगल इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल देयर आर मोर देन 1 इंटेग्यूमेंट्स, 1 और 2. Integuments encircles the nucellus except at the tip where a small opening called as micropyle is organized. Opposite the micropylar end, the chalazial end representing the basal part of the ovule is also present. Okay. This is all. Then next आता है हमारा enclosed within the integument is a mass of cells called as nucellus. Mass of cells. It is not a single cell बच्चों. Nucellus is multiple cells organized for nutritive purpose mainly. Cells of nucellus have abundant food material as reserve. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अभी एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन की प्रोसेस समझेंगे हम लोग। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, वैसे अब अपन आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस नाम की प्रोसेस पे। सबसे सिंपल सी प्रोसेस है ये।
मैं आप लोगों को एक बार ये डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर हम एक और डायग्राम से समझेंगे। दिस इज वेरी सिंपल डायग्राम ऑलरेडी। देखो थोड़ा और छोटा करते हैं इसे। ओके अब आपको जैसे हमने पूरा एरिया देखा, ठीक है। अब डायग्राम्स में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बहुत सिंपल से डायग्राम्स है, तो तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें ज़्यादा बेटर फीलिंग आएगी। एक सेकेंड, है ना। देखो जैसे कि मान लो हम ये देख रहे हैं, ये हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा मैं ब्लू ब्लू करके हाईलाइट कर रहे हैं उसको। ये जो हमारा हिस्सा है ये क्या है, तो हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। मतलब मैं उतने ही पोर्शन को ले रही हूँ इस डायग्राम के अंदर जो पोर्शन मेरे इंटेग्यूमेंट्स के अंदर का था, ठीक है। हम सब जानते हैं कि इसके बाहर की साइड पे एक इनर इंटेग्यूमेंट हो सकती है, उसके बाहर की साइड पे एक आउटर इंटेग्यूमेंट हो सकती है, ठीक है। अब मैंने इसको माइक्रोपाइलर एंड बोल दिया, इसका मतलब कि मेरी इंटेग्यूमेंट्स ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए थी। क्या मैं सही बोल रही हूँ बच्चों? ये इनर इंटेग्यूमेंट है और ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, और ये मेरा माइक्रोपाइल अपर्चर है, ये चैलेजल एंड हो जाना चाहिए, ये माइक्रोपाइलर एंड हो जाना चाहिए। हम सिर्फ न्यूक्लियस वाले पोर्शन से ही इसको देखने वाले, ठीक है। हमें बाहर के स्ट्रक्चर से भी मतलब नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड है, न्यूक्लियस के सेल्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसी को मैं ओव्यूल मदर सेल भी बोलूं तो वो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलन मदर सेल हमने बोला था टर्म किसके लिए, वी हैव यूज्ड दिस टर्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ pollen grain in the microsporogenesis. In the megasporogenesis we can say ovule mother cell also, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास में ये जो सेल है, ये एक सिंगल सेल जो दिख रहा है हमें, ओव्यूल मदर सेल। बच्चों ये डिप्लॉयड नेचर का होगा, 2n, इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n, मतलब इसके पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये परफॉर्म करेगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के परफॉर्म करने के बाद में तो हम सब जानते हैं कि जो 2 रिजल्टेंट सेल्स बनने वाले हैं उनका प्लॉइडी लेवल हाफ होगा पेरेंट सेल से। मीनिंग यहाँ पर जो हमारा ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा था, अब मेरे पास जो मेगास्पोर का डायड आने वाला है ये इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल्स होने वाले हैं, ठीक है। मेगास्पोर डायड जो है वो हैप्लॉइड सेल्स कैरी करेगा। मियोसिस 2 भी होगा इसके बाद में, और मियोसिस 2 के रिजल्ट पर ये सेल 2 सेल्स बनाएगा जैसे कि हम देख सकते हैं, और ये सेल भी 2 सेल बनाएगा जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया? मेगास्पोर टेट्राड, 4 सेल्स बन गए। ये भी हैप्लॉइड सेल्स होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं। यहाँ पर प्लॉइडी लेवल सेम रहता है, और यहाँ पर हमारा रिडक्शनल डिवीजन हुआ था, हाफ होने वाला, ठीक है। ओके हमारे पास कितने सेल्स बने? 4 मेगास्पोर्स बने। क्या पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए भी सेम ही बात हुई थी? 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे। मैंने लेकिन एक टर्म इस्तेमाल की थी वहां पर, फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स है। यहां मैं टर्म इस्तेमाल करूंगी कि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, 3 नॉन फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं। मीनिंग इन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर आगे प्रोसीड करने वाला है, बाकी 3 काम के नहीं, ठीक है। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मीनिंग अच्छा मुझे तो इसके आगे फिर एक ही की बात करनी चाहिए, तो मैं एक ही सेल की बात करूंगी, ठीक है। अब जो मेरे पास में ये एक सिंगल मेगास्पोर सेल बना है, ये मेगास्पोर सेल क्या करने वाला है? इट विल बी परफॉर्मिंग माइटोसिस इंटरनली। तो ये क्या करने वाला है? इट विल परफॉर्मिंग माइटोसिस इंटरनली। ये माइटोसिस परफॉर्म कर रहा है। एक ही सिंगल सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, देखो ये इसकी कोई भी हो सकता है चारों में से, सबसे एफिशिएंट जो होगा उसको चूज करेंगे, और जो कम एफिशिएंट है उनको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक सेल ले लिया, ये सेल अब माइटोसिस परफॉर्म कर रहा है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था इसके पास में यहाँ पर, लेकिन इसने क्योंकि माइटोसिस परफॉर्म कर लिया है तो इसके पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने। अभी माइटोसिस कायदे से कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा, देखो ये न्यूक्लियस बन गया, ये सेल बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया, और ये सेल बन गया। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे, हम तो देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनते हुए, रादर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, ये है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जा रहा है? रादर ऐसा कुछ। तो बच्चों ये क्या हो रहा है? तो क्या मैं बोलूंगी कि प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रही है, पर साइटोप्लाज्म सेपरेट होके 2 डिफरेंट सेल्स नहीं बन रहे। मीनिंग यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ
न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है पर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि ये न्यूक्लियस इसी सेम सेल में प्रेजेंट है भी, इसमें कोई वॉल नहीं बनी, ये सेपरेशन अचीव नहीं कर रहा है। एक बार माइटोसिस हुआ तो हम बोलेंगे माइटोसिस फर्स्ट, फिर दोबारा माइटोसिस होने वाला है तो मैं बोलूंगी माइटोसिस सेकेंड टाइम हो रहा है। लेकिन अब फिर से क्या हो रहा है, फिर न्यूक्लियस बन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीजन ऑफ सेल अचीव नहीं हो पा रहा, अटेन ही नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास तो ऐसे 4 आ गए, यहाँ पे मेरे पास 2 थे तो यहाँ पर 4 आ गए हैप्लॉइड स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं बोलूँगी माइटोसिस एक और बार कर लिया इसने, अरे रुक ही नहीं रहा है तो, ठीक है, तो माइटोसिस थर्ड टाइम परफॉर्म कर लिया इसने। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 आ गए। तो भाई साहब आप सेपरेट होना चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहेंगे कंजस्टेड? अब क्या होगा, अब ऐसे रियलाइज होगा अच्छा मैंने 8 न्यूक्लियस बना लिए, चलो अब मैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा है कि कुर्सी के ऊपर कपड़े का अपन ढेर नहीं लगाते रहते, फिर रियलाइज होता है अरे बहुत सारे हो गए, फिर चलो घड़ी कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद याद आता है वो। वैसे ये करने वाले हैं एक्चुअली, लेकिन थोड़े दिन बाद नहीं, दिस इज गोइंग टू बी इन फ्यू आवर्स ओनली। पर ये क्या कर रहे हैं, ये 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही सेल में। अभी इनकी सेल वॉल सेपरेट हो सकती थी पर अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन अब होगी, ठीक है। पर ये अपनी मर्जी के मालिक है, ये सब न्यूक्लियस के आसपास में सेल वॉल बना है ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अब हम क्या देखते हैं, ये क्या करने वाले हैं, इसमें से 1 2 3 न्यूक्लियस के आसपास में सेल वॉल बन जाएगी। ये साइड के सेल्स को हम सिनर्जिड बोल रहे हैं और बीच के सेल को हम एग सेल बोल रहे हैं। 3 के आसपास तो उन्होंने बना दी सेल वॉल, इधर भी इन्होंने सेल वॉल बनानी चालू कर दिए, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो हम देखते हैं 3 सेल्स यहां बना दिए। क्या करते हैं एनसीईआरटी वाले कभी कभी लिटरली। बच्चों ये वाला डायग्राम आप मत पढ़ो, क्योंकि इस डायग्राम में इन्होंने सिनर्जिड इधर दिखा रखा है, बाद में सिनर्जिड दिखा रही है, इन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे करके दिखा रही है सेल को। तो हमको क्या समझ में आया कि हम ये वाला डायग्राम देखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ओके, सो सी दिस नाउ। कुछ इरेज करने जाओ, क्या इरेज हो जाता है, ओफो, सी दिस नाउ। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एंटीपोडल 3 सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये 3 सेल्स जो बने हैं, इसके बाद में हम देखते हैं इधर 2 सिनर्जिड बने, एक एग सेल बना है, और बाकी 2 न्यूक्लियस जो थे उनको उन्होंने अलग सेल के अंदर सेपरेट नहीं किया, बल्कि साथ साथ में प्रेजेंट रहने दिया। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अपन बोलते हैं ना एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है अंदर ओव्यूल में। एम्ब्रियो सैक में एक्चुअली में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 सेल्स, 4 5 6 सेल्स, और ये पूरा एक सेल, तो 7 सेल हो गया। तो मैं बोल सकती हूँ 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 न्यूक्लियस, 4 5 न्यूक्लियस, 6 7, सॉरी अबे इरेज की बात समझ नहीं आती है क्या इन लोगों को। ये देखो तो गंदा इरेज होता है मेरे हाथ से। यहाँ पर आते हैं आपके पास में 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 न्यूक्लियट, ठीक है। ये मैं आपको गिन गिन के इसलिए बता रही हूँ बच्चों, ऐसा है कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि 2 न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनके आसपास में सेल वॉल सेपरेटली नहीं बनती, बल्कि वो एक सिंगल सेल के पार्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल। तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आप लोग इतना देखिए, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम नोट्स कैसे मिलेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस कमिंग एंड सम पीपल आर आल्सो आस्किंग कि मैं कमेंट में जवाब देती हूँ कि नहीं। तो डेफिनेटली जो आंसर्स मेरे लेक्चर्स के अंदर आप लोग को कमेंट में मिल रहे हैं वो मैं ही आंसर कर रही हूँ बच्चों। प्लस ऑल्सो सिलेबस के रिस्पेक्ट में आप लोग बात करें अगर, तो NCERT based syllabus for your board examinations I will be covering up before your examinations only, so you don't have to worry and you can completely rely on me for this particular thing, ठीक है। if God wants I'll be trying to cover up it as early as possible, okay। पर इस बार मैं क्लास 11th के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ because it is very late, मैंने बहुत लेट चालू किया। I will be trying to take up the NEET syllabus if possible, क्रैश कोर्स के फॉर्म में, बट आई कैन नॉट अश्योर। 12th हो जाएगा उसके बाद ही डिस्कशन कर पाएंगे, एक टारगेट तो पूरा करें पहले। चलो, तो अब हमारे ये हुआ कंप्लीट। इसको मुझे करना पड़ेगा इरेज। देखो रीडिंग लगाते हैं थोड़ी सी, मेगास्पोरोजेनेसिस से पढ़ेंगे। एक डायग्राम और देखोगे, उसके बाद ज़्यादा मज़ा आएगा अपने को रीडिंग लगाने में। एक डायग्राम और देखो बच्चों,
क्या होता है, जितने हम डायग्राम देखते हैं, जितने हमारा इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है, उतने हमें रटना कम पड़ता है। थ्योरी बायोलॉजी में बच्चों को इतना ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज, इतने सारे चीज़ें, इफ़ यू विल बी हैविंग अ विजुअल मेमोरी, आपको सब याद है, दिमाग में छपा हुआ है इमेज वाइज, यू डोंट हैव टू रटिफाई एनीथिंग, आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि बायोलॉजी में इमेजिनेशन इज द की। ओके, इमेजिनेशन अच्छा है तो आपके साथ में हमेशा अच्छा ही होगा। ये डायग्राम देखना है, ये डायग्राम से आपको बेस्ट क्लैरिटी आ सकती है, क्योंकि तो हमने जैसे देखा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम से हम अभी तक डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही एक्चुअली में होना चाहिए कायदे से। तो ओके, सो सी दिस, ये हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, इससे मियोसिस के रिजल्ट पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन रहे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, 1 प्रोसीड करेगा, फिर वो माइटोसिस करेगा फर्स्ट टाइम, फिर वो माइटोसिस करेगा सेकेंड टाइम, फिर वो करेगा थर्ड टाइम। थर्ड टाइम तक आते आते हमारे पास में 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस सेंटर में रहेंगे, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल्स बना लेंगे, 2 न्यूक्लियस सिनर्जिड सेल्स के अंदर आ जाएंगे, और 1 न्यूक्लियस एग सेल के अंदर आ जाएगा जो कि फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एग अपैरेटस। ओके, होपफुली क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट इज ग्रेट। नाउ अब हम आ जाते हैं, थ्योरी रीडिंग करेंगे इसकी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो यहां से, मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। मतलब समझ में आया इस बात का, एक ही मेगास्पोर मदर सेल से एक ओव्यूल बन रहा है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल लिखा क्या है इसने, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड a prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiotic division. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरगोइंग मियोसिस क्या होता है बच्चों, रिडक्शन डिविजन होगा तो ही जाके जो जाइगोट बनेगा उसका प्लॉइडी लेवल पेरेंट के सेम रह पाएगा। अगर रिडक्शन डिविजन नहीं होता है तो जाइगोट का प्लॉइडी लेवल पेरेंट के प्लॉइडी से डिफरेंट हो सकता है, और इसलिए एक नॉन वाइबल जाइगोट बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई ट्रिप्लॉइड जाइगोट बन गया है, कोई टेट्राप्लॉइड जाइगोट बन गया, तो वो एक फर्टाइल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, दैट विल बी रिजेक्टेड देन। ओके, मियोसिस के कारण से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स one of the megaspore is functional while the other 3 will be degenerating. Only the functional megaspores develops into female gametophyte or embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. एक ही मेगास्पोर से बनता है एम्ब्रियो सैक, इसलिए हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे आइए, प्लॉइडी ऑफ न्यूसेलस वगैरह ये हम देखेंगे बच्चों। आपको बता सकती हूँ वैसे भी मैं, न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, डिप्लॉइड होनी चाहिए। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, डिप्लॉइड होनी चाहिए। फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, हैप्लॉइड होनी चाहिए। फीमेल गेमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, फीमेल गेमेटोफाइट पूछ रहे, एम्ब्रियो सैक। इट विल बी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, तो इट विल बी 8N। ठीक है ना, सोच समझ के आंसर करना है, इसमें क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं अपन आगे। नाउ let us study the formation of embryo sac in a little more detail. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which moves to opposite sides forming 2 nucleate embryo sac. Then again 2 more sequential mitotic nuclear divisions will be taken so that it results in formation of 4 nucleate and then later 8 nucleate stages of the embryo sac. It is of the interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. That is, nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation, meaning karyokinesis is taking place but cytokinesis is not now taking place immediately. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to organization of the typical female gametophyte or embryo sac. Observe,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, वी हैव सीन जस्ट नाउ 6 of the 8 न्यूक्लिया सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स, जैसे कि ये था हमारा, ऐसे बनाया था ना अपन ने बच्चों। मैं बार बार इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको जब मेरे से एक बार पढ़ लिए तो उसके बाद दोबारा आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़े, ठीक है। इतना हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। ओके, 6 विल बी हैविंग, वी कैन से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं और वो हमारे नीचे के 2 सिनर्जिड्स हैं, एंड ये हमारा एग सेल है, फीमेल गैमीट वी कैन से, और ये हमारा एग अपैरेटस है, और ये हमारे पोलर न्यूक्लियस है, मतलब फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है। यही सब इन्होंने वापस लिखा। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लिया आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लिया, जो हमने भी देखी जो सेंट्रल सेल में है। देयर इज कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक, 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉल्ड एज एंड कंस्टिट्यूट्स द एग अपैरेटस। एग अपैरेटस किसको बोलते हैं पता है? सिनर्जिड और फीमेल गैमीट को मिला के कहते हैं एग अपैरेटस। तो इतने पोर्शन को हम कह सकते हैं एग अपैरेटस। एक्चुअली में ओह सॉरी, ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये एम्ब्रियो सैक होना चाहिए ना बच्चों, गलती लिख दी यहाँ पर, देखो एग अपैरेटस ये हो गया हमारा, और ये जो है हमारा ये होगा एम्ब्रियो सैक। देखो तो ये हो गया egg apparatus. Then synergids have special cellular thicknings at the micropylar tip called as filiform apparatus. जो अपन ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो मैंने ये बनाया है थिकनिंग्स, इसको हम बोलते हैं filiform apparatus. filiform apparatus, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज इतना ही है। फिर इसके बाद में आ जाता है 3 cells are at the chalazial end, एंटीपोडल्स कहते हैं इन्हें। Okay, then large central cell as mentioned has 2 polar nuclei, 8 nucleate 7 celled. क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे नीट में, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये टॉपिक्स हम NCERT बेस कर रहे हैं तो दे विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर नीट, बिकॉज आई एम अ नीट फैकल्टी ओरिजिनली, एज आई ऑलरेडी सेड। तो पिछले 8 years का एक्सपीरियंस मेरा ये बोलता है कि NCERT से डायरेक्ट लाइन्स उठ के आते हैं। तो कई बार बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं दैट अदर देन NCERT वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, सिर्फ NCERT ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। हमें NCERT को इग्नोर मार के कभी आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज NCERT से मेनली आपका 80% से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर बन सकता है, और जो 20% बनता है वो भी NCERT के बाहर तो नहीं बनता। NCERT के ही डेटा को थोड़ा सा मतलब एक्सपांड करके क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग, और दे विल बी आस्किंग इन अ इनडायरेक्ट पैटर्न ऑल्सो समटाइम्स। So that is it. For today's lecture, we are done with the megasporogenesis. In the next class, we will be starting the pollination topic of this particular chapter. ठीक है, तो हम काफ़ी स्पीडीली मूव कर रहे हैं। 3 लेक्चर्स में हमने अभी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे अगले क्लास में। पूरा पॉलिनेशन मैं आपको समझा दूंगी, बहुत सिंपल सा है ये, हर चीज़ बहुत सिंपल सी है बच्चों। फिर हमारा ओके स्लाइड ही नहीं दिख रहा, ये पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर हम आउटब्रीडिंग डिवाइस भी पढ़ लेंगे, और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम सब कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज डन। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर टुडे हियर ओनली, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से गिरने वाला था। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में ये पॉलिनेशन टॉपिक डिस्कस करूंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बता दिया करें कि हमने आज लेक्चर पढ़ लिया मैम, ठीक है, मज़ा आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया। मुझे इंट्रैक्शन बहुत पसंद है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लाइव पढ़ाऊँ, पर अभी क्योंकि मतलब स्टार्ट ही किया मैंने, बिगिनिंग है मेरी इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो मैं लाइव नहीं आ रही हूँ एकदम से, बट वी विल बी ज्वाइनिंग लाइव ऑल्सो समडे, एंड विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑल्सो। एज मच एज पॉसिबल यू कैन शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी जान पाएँ कि बायोलॉजी भी स्टार्ट हो गया है हमारी ग्रेविटी सर्कल पे, ठीक है। सो बाय स्टूडेंट्स, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास नाउ।